हाय गाइस, माय नेम इज़ सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझसे कि सर पदार्थ विज्ञान पर वीडियोस बनाइए। सो अब पेंडेमिक थोड़ा बहुत ही रह गया है, बस मैं पेंडेमिक में थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। चलो अब हम पदार्थ विज्ञान स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पदार्थ विज्ञान का सिद्धांत टॉपिक उठाने वाले हैं और सिद्धांत को समझेंगे इस वीडियो में। देखो, इसमें तुम्हें सबसे पहले क्या समझना है, यहाँ लिखा है सिद्धांत। सिद्धांत से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है? कोई प्रिंसिपल या फिर कोई लॉ। और होता भी ऐसा ही है। सिद्धांत का मतलब ही क्या होता है? एक प्रिंसिपल। जैसे तुमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ हो गया, मेंडल लॉ हो गया, इस तरीके से इसी को जो वहाँ पर उन्होंने अपने लॉ दिए उसको हम बोलते हैं उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो जो साइंटिस्ट जो लॉ देता है उसके आधार पर हम उसको उसका नाम दे देते हैं। लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी लॉ नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पर किसी भी साइंटिस्ट का लॉ नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि लॉ होता क्या है, किस तरीके से ये बनता है और आचार्य चरक ने इसके बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिद्धांत की परिभाषा। तो आचार्य चरक ने विमान स्थान में 8th चैप्टर का 37वें श्लोक में ये बात लिखी है, सिद्धांतो नाम स यह परीक्षके बहुपिदम परीक्षे हेतु विषय साधयित्व स्थाप्यते निर्णय। इसका मतलब समझने की कोशिश करो। यहाँ लिखा है परीक्षकों के द्वारा अनेक प्रकार से परीक्षा कर और उन साधनों के द्वारा विषय को सिद्ध कर जो निर्णय स्थापित किया जाता है उसे सिद्धांत बोलते हैं। इसे समझने से पहले एक चीज़ समझो तुम। जैसे कोई एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ना बोलकर हम यहाँ पर बोलेंगे एग्जामिनर। कोई एक एग्जामिनर है या इन्वेस्टिगेटर है, वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। जब वो काम करेगा सबसे पहले क्या करेगा? उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में तरह तरह के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वो फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचेगा और उसका जो फाइनल कंक्लूजन होगा उसी को क्या बोलते हैं हम? लॉ। और उसी को ही हम क्या बोल देंगे? वो यहाँ पर सिद्धांत, ठीक है। अब तुम सिद्धांत की परिभाषा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर लिखा है परीक्षकों के द्वारा अनेक प्रकार से परीक्षा कर। तो यहाँ पर क्या लिखी है? फर्स्ट टर्म परीक्षकों। तो यहाँ पर परीक्षकों का मतलब क्या है? यहाँ पर परीक्षकों का मतलब है वो एग्जामिनर, ठीक है। वो एग्जामिनर जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम कर रहा है। तो परीक्षकों के द्वारा अनेक प्रकार से परीक्षा कर मतलब एक्सपेरिमेंट कर और साधनों के द्वारा विषय को सिद्ध कर। यहाँ पर साधन क्या हो गए? साधन होगा यहाँ पर वो इक्विपमेंट्स जिससे वो उन टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। एंड लास्टली जो फाइनल कंक्लूजन लिया जाता है, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा है जो निर्णय स्थापित किया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। कोई एग्जामिनर है, कोई परीक्षक है, वो क्या करता है? अनेक प्रकार से किसी एक पर्टिकुलर विषय पे काम कर रहा है और साधनों के द्वारा उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस विषय को क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है। उसके बाद फाइनली एक निर्णय पर पहुंच रहा है, वो एक निर्णय दे रहा है अपना, उसको हम बोलते हैं सिद्धांत। दैट्स इट, ये होता है सिद्धांत। अब सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? अब जैसे मेंडल ने कोई लॉ दिया था अपना, वो किसी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया था, किसी ने नहीं किया था। तो जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके लॉ हैं, वो यहाँ पर कौन कौन से प्रिंसिपल में आके फिट होंगे? मतलब जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिद्धांत की, कि सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं सिद्धांत की, तो सिद्धांत 4 टाइप के होते हैं। पहला आता है इसके अंदर सर्वतंत्र सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल थ्योरी। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ पर सर्व और तंत्र ये 2 वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है सर्वतंत्र। सर्व का मतलब होता है यहाँ पर सभी और तंत्र का मतलब होता है यहाँ पर शास्त्र। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है? जो सिद्धांत सभी शास्त्र में समान रूप से प्रसिद्ध हो। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जिसको सभी शास्त्र एक्सेप्ट करें। जैसे कि आइंस्टीन की एक इक्वेशन होगी E=mc², उसको सब एक्सेप्ट करते हैं, उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है? जो सिद्धांत सभी शास्त्र में एक समान रूप से प्रसिद्ध हो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वतंत्र सिद्धांत बोलेंगे। तो जो आइंस्टीन की जो E=mc² वाला प्रिंसिपल है, वो लॉ है, वो यहाँ पर सर्वतंत्र सिद्धांत में आएगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल थ्योरी, और ये उसका यूनिवर्सल लॉ है, हर किसी ने एक्सेप्ट करा है। और अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। यहाँ पर लिखा है मैंने पहला एग्जाम्पल इसका, रोगों के निदान।
मतलब निदान का मतलब होता है डायग्नोज, और रोग का मतलब होता है व्याधि या डिजीज। जो हम किसी व्याधि का डायग्नोज बनाते हैं वो सारे शास्त्र में एक सही है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई पेशेंट आता है और वो पेशेंट आके कहता है कि सर मुझे, डॉक्टर साहब मुझे फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, और तुमने देखा उसकी स्किन का कलर भी कैसा हो रहा है, येलो हो रहा है। वो तुम्हें बता रहा है कि मुझे पेल येलो यूरिन हो रहा है। तुमने उसकी आंखों को देखा तो वो भी येलो हो रही है। तो तुम ये सारे सिम्टम्स को देखकर क्या बोल दोगे, उसका क्या डायग्नोस बनाओगे कि आपको जॉन्डिस है, ठीक है ना, आपको जॉन्डिस है, ये बोल दोगे तुम। या फिर अभी हम बात करते हैं, अभी कोरोना ख़त्म हुआ है, मान लो किसी पेशेंट को फीवर है और उसको थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उसकी SpO2 भी 95 80 से डाउन जा रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि इसको कोरोना हुआ है। इस तरीके से हम डायग्नोज बना सकते हैं और ये सब एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि उसको अस्थमा है, अगर उसको अस्थमा होगा, उसको बुखार होगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसकी सैचुरेशन 80 से कम नहीं जाएगी। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सिम्टम्स से हम डायग्नोज बना सकते हैं। और ये डायग्नोज सारे शास्त्र में सेम है, जो रोगों के निदान है इसका जो डायग्नोज बनाते हैं वो सारे शास्त्रों में एक जैसा है, वहाँ पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसी तरीके से रोगों की चिकित्सा, अब रोगों की चिकित्सा, जैसे सपोज करो किसी को फीवर आया है, हम आयुर्वेद में फीवर को बोलते हैं ज्वर। मान लो किसी को ज्वर आया है तो उसकी जो औषधि है वो एक पर्टिकुलर है, हम उसी को वही वाली औषधि देंगे। हम डायरिया की औषधि उसे नहीं देंगे, उसे हम कॉन्स्टिपेशन की, लूज मोशन की, वॉमिटिंग की औषधि नहीं देंगे। औषधि मतलब मेडिसिन, उसको नहीं देंगे हम उसको ज्वर वाली ही मेडिसिन देंगे जिससे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये किस में आता है, ये आता है एक सर्वतंत्र सिद्धांत पे, और सबने इसको एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल थ्योरी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सिद्धांत 4 टाइप के होते हैं, हमने पहला सिद्धांत यहाँ पर अपना कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ, जिसका नाम है प्रतितंत्र सिद्धांत। अब प्रतितंत्र सिद्धांत को समझने की कोशिश करो। इसका मतलब है नॉन यूनिवर्सल थ्योरी। जो सिद्धांत किसी एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो किंतु दूसरे शास्त्र में प्रसिद्ध ना हो। ऐसा बहुत बार होता है ना, जैसे किसी ने कोई लॉ दिया, वो कहता है कि मैं तो इस लॉ पर चलूंगा, कोई बोलता है नहीं मैं तो इस लॉ को मानूंगा, लेकिन उसका लॉ भी ठीक होता है, उसका लॉ भी ठीक होता है, दोनों के लॉ ठीक होते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूँगा। तुमने फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर तुमने पढ़ा है एक होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। जो पार्टिकल नेचर होता है वो किसको एक्सप्लेन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। और एक होता है इसके अंदर वेव नेचर। वेव नेचर किसको एक्सप्लेन करता है, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया एंड पोलराइजेशन हो गया। अब पहले साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करा कि जो लाइट होती है वो एज अ पार्टिकल नेचर की तरह काम करती है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट दिखाकर प्रूव कर दिया। दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं ये तो वेव की तरह काम करती है, उन्होंने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब प्रूव करके दिखा दिए। बाद में पता चला कि ये दोनों ही बिहेवियर को शो करती है, तो इसका मतलब दोनों की बात को ही हमें मानना पड़ेगा। तो ऐसी जो थ्योरी होगी उसको हम रखते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत में, ठीक है। अब दोबारा पढ़ो इसकी डेफिनेशन। जो सिद्धांत किसी एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो किंतु दूसरे शास्त्र में प्रसिद्ध ना हो। इसका उदाहरण समझने की कोशिश करो। जैसे आयुर्वेद में 6 रस प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं टेस्ट की तो आयुर्वेद में 6 माने हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लेकिन हम अन्य शास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पर 8 रस माने हैं। उसके अंदर उन्होंने क्षार और अव्यक्त रस को और ऐड कर दिया है, मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय तो उसके अंदर है, उसके अलावा उन्होंने ये 2 रस और ऐड कर दिया है। अब ऐसी बात नहीं है कि इसकी बात गलत है उसकी बात सही है, यहाँ पर बात दोनों की ही सही है, बस यहाँ पर मानने के ऊपर बात है। उन्होंने 6 रस माने हैं, उन्होंने 8 रस माने हैं। तो जो ऐसा कोई सिद्धांत होता है उसको हम बोलते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत का मतलब होता है इम्प्लाइड थ्योरी। इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैंने बात लिखी है, जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो उसमें उसी से संबंधित दूसरे विषय का सिद्ध होना या सिद्ध हो जाना। इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ। सपोज करो कोई व्यक्ति मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है। अब वो मोटा व्यक्ति ये बोलता है कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, रात्रि में भोजन नहीं करता। सिर्फ उसने एक सेंटेंस इतना बोला कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करता। तो लेकिन देखने में वो तुम्हें क्या लग रहा है, वो मोटा है, तो तुम उससे क्या सिद्ध कर लोगे। भले ही वो रात्रि में भोजन नहीं कर रहा, लेकिन इससे हमें पूरा ज्ञान ये हो रहा है कि वो दिन में भोजन ज़रूर करता होगा।
ठीक है ना। तो जो ऐसा सिद्धांत है जहाँ पर एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर बात चल रही हो और उसी से संबंधित दूसरे विषय का सिद्ध होना, जैसे इसने ये बात बोली मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, उसने सिर्फ ये बात सिद्ध करी कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, लेकिन हमें उसकी बात से ये सिद्ध अपना हो गया कि नहीं वो दिन में भोजन करता होगा या करता है। ठीक है, तो ऐसे सिद्धांत को हम बोलते हैं अधिकरण सिद्धांत। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा अधिकरण सिद्धांत। इसका एक एग्जांपल और देखने के लिए मिलता है तुम्हारी बुक में, बच्चों को समझ नहीं आता, उसमें लिखा है जो मुक्त पुरुष होता है, मुक्त पुरुष वो शुभ और अशुभ कर्मों को नहीं भोगता, शुभ अशुभ कर्म को नहीं भोगता मतलब नहीं करता। जो मुक्त पुरुष है वो शुभ और अशुभ कर्म को नहीं भोगता मतलब नहीं करता, वो शुभ और अशुभ जैसे कर्म वो नहीं करता क्योंकि वो इच्छा रहित होता है। जो मुक्त पुरुष होता है उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती और वो शुभ और अशुभ कर्म नहीं करता। सिर्फ इतना एक सेंटेंस समझो पहले, जो मुक्त पुरुष है वो शुभ और अशुभ कर्म को नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई इच्छा ही नहीं होती। सिर्फ इतनी बात प्रूफ करी है। लेकिन हमें इस बात से क्या प्रूफ हो रहा है? हमें इस बात से ये प्रूफ हो रहा है कि शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, मतलब कर्म होता है। इससे हमें यह प्रूव हो रहा है। यहाँ पर हमने शुभ अशुभ कर्म की बात नहीं करी एक पर्टिकुलर चीज़ में, हमने सिर्फ ये बात बोली कि मुक्त पुरुष जो होता है शुभ और अशुभ कर्म को नहीं भोगता मतलब नहीं करता क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं होती है करने की। इस सेंटेंस से हमें यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसी चीज़ हो जहाँ पर हम कोई एक विषय में बात करें लेकिन उसी से संबंधित दूसरे विषय का अपना आप ही सिद्ध हो जाना, ऐसे टाइप के सिद्धांत को हम बोलते हैं अधिकरण सिद्धांत, इम्प्लाइड थ्योरी। ओके, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अपयुपगम सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल थ्योरी। इसको समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ बात लिखी है, वादी की मानी हुई बात को मान लेना और उस पर विचार करना। इसमें अप्रमाणित, अपरीक्षित और अहेतुक विषयों का विद्वान लोग वाद विवाद के समय मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सपोज करो किसी ने कोई एक थ्योरी दी लेकिन ना तो उसने उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करा ना उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने एक बात बोल दी। जैसे तुमने इवोल्यूशन पढ़ा होगा, इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट पहले आए थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, कॉस्मिक थ्योरी वगैरह, जबकि उन्होंने उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। बस उन्होंने एक थ्योरी दे दी थी अपनी कि ये थ्योरी है, ऐसा ऐसा हुआ होगा। और जब डिस्कशन चल रहा होगा, वाद विवाद मतलब डिबेट चल रही होगी, जब डिबेट के समय कुछ टाइम के लिए जो वहाँ पर लोग बैठे होंगे, जो एग्जामिनर बैठे होंगे, साइंटिस्ट वगैरह बैठे होंगे, उन्होंने इस चीज़ को हो सकता है एक्सेप्ट कर लिया हो। मैं बात कर रहा हूँ इवोल्यूशन की थ्योरी की। लेकिन ऐसा होता है वाद विवाद के टाइम पर, डिबेट के टाइम पर उसको मान लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ होगी कि मान लेना, ऐसा कुछ है नहीं सिद्धांत में, क्योंकि उसके ऊपर अप्रमाणित है, कोई प्रमाण नहीं आया उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, लेकिन उसको फिर भी हमने एक सिद्धांत बोल दिया। तो ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ हो गई। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और है, समझने की कोशिश करो। जैसे मेंडल है, मेंडल ने अपने लॉ दिए थे, तो मेंडल ने साइंटिफिकली मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करी थी उस टाइम पर कि एक गैमीट दूसरे एक जो पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो गैमीट्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। उन्होंने नहीं किया था एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल अपनी थ्योरी दी थी। बाद में जाकर पता चला था कि हाँ ये तो गैमीट सच में जो उन्होंने बोला सही था। तो एक थ्योरी थी उनकी, हाइपोथेटिकल थ्योरी थी, फिर हम उसको कहाँ रख देंगे, स्वतंत्र सिद्धांत पर रख देंगे। पहले हाइपोथेटिकल थ्योरी थी उनकी, फिर उसको हम उठाए कहाँ रख देंगे, स्वतंत्र में रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि फिर उस बात को सबने मान लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ, उसको सब ने ही मान लिया। लेकिन वाद विवाद के टाइम पे उसको जब सब मान रहे थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरी थ्योरी भी दी थी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब वाद विवाद के टाइम पर साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जब लिंकेज प्रूफ करा टी.एच. मॉर्गन ने, फिर उनकी थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई थी। लेकिन उससे पहले उनकी मेंडल की थ्योरी फेल होने से पहले जब डिबेट चलती होगी तो वहाँ पर जो है वाद विवाद के टाइम पर जो साइंटिस्ट वहाँ पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होंगे वो उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते होंगे। बस ये तो होगी एक अपार्ट समझाने के लिए। अब इसका उदाहरण समझो, जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मान लेना,
कभी द्रव्य को प्रधान मान लेते हैं या फिर कभी गुण को प्रधान मान लेते हैं। तो ये समझो तुम, देखो होता क्या है, द्रव्य का मतलब तुम ऐसे एग्जाम्पल समझो, जैसे हो गई बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ के अंदर क्या गुण होता है, बर्फ़ के अंदर गुण होती है शीतलता, शीत होती है, ठंडक होती है बर्फ़ के अंदर। अब ये सोचो, अगर द्रव्य ही नहीं होगा तो क्या गुण का अस्तित्व होगा? अगर बर्फ़ ही नहीं होगी तो क्या वहाँ पर ठंडक होगी? बिल्कुल नहीं होगी वहाँ पर ठंडक। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, हम ठंडक को ही प्रधान मान लेते हैं, चाहे द्रव्य हो या ना हो। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, द्रव्य को प्रधान मान लेते हैं। तो कभी द्रव्य को प्रधान मान लेना, कभी उसका जो गुण है, उस द्रव्य का पर्टिकुलर गुण है, उसको प्रधान मान लेना। तो ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ हो गई, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लिखा ना यहाँ पर मैंने, अप्रमाणित, अपरीक्षित, अहेतुक, इसमें कुछ भी हमने इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करी, इसमें हमने कुछ प्रमाण नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने इसको वाद विवाद के टाइम पर एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे सिद्धांत को हम बोलते हैं अपयुपगम सिद्धांत। आई होप आपको ये चारों सिद्धांत समझ आए होंगे, सिद्धांत का मतलब समझ आया होगा, सिद्धांत होते क्या हैं, सिद्धांत की परिभाषा, और हाँ, ये जो सिद्धांत की परिभाषा है यही है सिद्धांत के लक्षण, ठीक है ना, यही सिद्धांत के लक्षण, तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप इसको दोबारा से देखो एक बार, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़।